आदाब नाजरीन, खबरनामे में आप सभी का खैर मकदम। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। नाजरीन, कोरोना के मामलों को देखते हुए अभी भी खुद की हिफाजत और दूसरों के लिए मास्क का इस्तेमाल जरूर करें, खासकर आप तब भीड़ में जाएं। चलिए इसको उतारता हूं, मैं यहां अकेला हूं, जरूरत नहीं। और शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। NIRF की जानिब से यूनिवर्सिटियों की रैंकिंग जारी की गई है। जी हां, यूनिवर्सिटियों की रैंकिंग जारी हुई, जिसमें जामिया मिल्लत इस्लामिया को टॉप 10 में 6वीं पोजीशन मिली है। NIRF की टॉप 10 यूनिवर्सिटियों में AMU शामिल हुआ है। जामिया हमदर्द फार्मेसी की तालीम के लिए आला इदारा करार दिया गया। NIRF रैंकिंग में आला इदारा करार दिया गया। यूनिवर्सिटियों की जो रैंकिंग जारी की गई उसमें जामिया मिल्लत इस्लामिया, जामिया हमदर्द, AMU को शामिल किया गया है, जिसमें जामिया मिल्लत इस्लामिया को टॉप 10 में 6वीं पोजीशन मिली है। NIRF की टॉप 10 यूनिवर्सिटियों में AMU भी शामिल हुआ है। जामिया हमदर्द फार्मेसी की तालीम के लिए आला इदारा करार दिया गया है। तो NIRF रैंकिंग में आला इदारा करार दिया गया है जामिया मिल्लत इस्लामिया को, AMU को और जामिया हमदर्द फार्मेसी की तालीम को। एक बार फिर बता दें कि NIRF की रैंकिंग जारी हुई है यूनिवर्सिटियों को लेकर, जिसमें जामिया मिल्लत इस्लामिया को टॉप 10 में 6वीं पोजीशन मिली है। वहीं NIRF की टॉप 10 यूनिवर्सिटियों में AMU को भी शामिल किया गया है। जामिया हमदर्द फार्मेसी की तालीम के लिए आला इदारा करार दिया गया है। तो बड़ी खबर आपको, NIRF की यूनिवर्सिटियों की रैंकिंग जारी की गई है, जिसमें जामिया मिल्लत इस्लामिया को टॉप 10 में 6वीं पोजीशन मिली है। वहीं NIRF की टॉप 10 यूनिवर्सिटियों में AMU को भी शामिल किया गया है और साथ ही जामिया हमदर्द फार्मेसी की तालीम के लिए आला इदारा करार दिया गया है। तो जामिया मिल्लत इस्लामिया को टॉप 10 में 6वीं पोजीशन मिली है। NIRF की टॉप 10 यूनिवर्सिटियों में AMU को भी शामिल किया गया है। जामिया मिल्लत 10वें मकाम से 6ठे मकाम पर पहुंचा है। जामिया हमदर्द फार्मेसी की तालीम के लिए आला इदारा करार दिया गया है। NIRF रैंकिंग में आला इदारा करार दिया गया है। और आगे बढ़ते हैं। सीनियर नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर त्रिलोचन सिंह की लाश दिल्ली के मोती नगर बसाईदारपुरा इलाके से मिलने के बाद दिल्ली पुलिस ने कत्ल का मुकदमा दर्ज किया है। मौके पर दिल्ली पुलिस के अफसरान के अलावा जॉइंट कमिश्नर DCP समेत अफसरान भी पहुंचे, जाए वक़ूअ और शवाहिद इकट्ठा किए, जिसके बाद पुलिस ने कत्ल का मुकदमा दर्ज करने का फैसला किया। फिलहाल इस केस में 2 नाम हरप्रीत और हरदीप हैं, जो शख्स मुश्तबा बताए जा रहे हैं। दिल्ली के मोतीनगर साईदारापुर का ये इलाका है। ये जो बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है, इस बिल्डिंग के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो लीडर हैं, जहां पर उनकी लाश पाई गई है बहुत मुश्तबा हालत में, सड़ी गली हालत में। जब पुलिस अहलकार आपको दिखाई दे रहे हैं, ये वही फ्लैट है जहां पर लाश पाई गई। बाहर से दरवाज़ा बंद था, जिस तरीके से पुलिस ने बताया है, और एक अंदर जो बाथरूम अटैच होता है रूम से, वहाँ पर वो लाश पाई गई। यहाँ पर सुबह से ही जिस तरीके से इत्तला मिली जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से, उसके बाद यहाँ पर पुलिस अहलकार पहुँचे, DCP स्पेशल सेल की टीम पहुंची, फॉरेंसिक टीम पहुंची, और तमाम तरह की जांच के बाद ये तय हुआ कि ये एक हत्या का मामला है, एक कत्ल का मामला है। जिसके बाद जो है ये कत्ल का मामला दर्ज किया गया। इस पूरे मामले में 2 नाम अहम तौर पर सामने आ रहे हैं। एक वो नाम है हरप्रीत का, जिसके नाम पर ये फ्लैट है, क्योंकि उसने फ्लैट लिया था पिछले 6 महीने पहले। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि यहाँ पर TS वजीर की लाश कैसे पहुंची, वो यहाँ पर कैसे पहुंचे। एक और दूसरा नाम सामने आ रहा है, वो है हरदीप, जो हरप्रीत का दोस्त है। 3 तारीख को इनको कनाडा जाना था, TS वजीर को, लेकिन और साथ ही में हरप्रीत को भी जाना, तो हरप्रीत यहाँ से चला गया, उसकी अभी तक कोई ट्रेस नहीं हो पाया है। हरदीप जो है वो हरप्रीत का दोस्त है, ये साथ में कहीं ना कहीं इन्होंने कनेक्शन बनाया था। ये एक काफ़ी टाइम से इनके साथ रहना शुरू किया, तकरीबन 1.5 साल से इनकी जान पहचान थी। लेकिन अभी तक ये दोनों प्राइम सस्पेक्ट माने जा रहे हैं और ये माना जा रहा है कि इन्होंने ही मर्डर किया है। लेकिन किस तरीके से मर्डर हुआ, आखिर कैसे हुआ और कब हुआ,
हुआ, ये तमाम चीज़ें जो है फॉरेंसिक टीम ने शवाहिद और सबूत जो है मौके से उठाए हैं। और जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही ये तय होगा कि आखिर पूरी कहानी क्या थी, कैसे ये सारी चीज़ें हुई। बहरहाल पुलिस की तरफ से ये ज़रूर कहा गया कि हमारी इन्वेस्टिगेशन जो है वो अभी जारी है, लेकिन अहम सवाल यही है कि किस तरीके से ये मर्डर किया गया। लेकिन पुलिस ने सीधे तौर पर इस मामले में जिस तरीके से बाहर से दरवाज़ा बंद मिला और अंदर से जो दूसरे शवाहिद जो है फॉरेंसिक टीम ने उठाए हैं, उससे ये ज़रूर तय हो गया है कि टीएस वज़ीर जो एमएलसी थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के और ट्रांसपोर्ट जो जम्मू कश्मीर का है, वहाँ की यूनियन है, वहाँ का बोर्ड है, उसके वो अध्यक्ष थे। तो ये तमाम चीज़ें हैं, उनका जो है मर्डर हुआ है। कैमरामैन फिरोज वानी के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। और मगरबी दिल्ली डीसीपी से हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद ने बातचीत किया, ये देखते हैं। वेस्ट उर्विजा गोयल जी हमारे साथ हैं। मैम, आप लोग हत्या का मामला दर्ज कर रहे हैं, किस तरह की चीज़ें थी जिसके बाद ये तय हुआ कि ये हत्या का मामला है? ये त्रिलोचन सिंह जी हैं, त्रिलोचन सिंह वज़ीर, 69 इयर्स ओल्ड इनकी एज है, जम्मू के रहने वाले हैं। 2 तारीख को यहाँ पर आए थे कनाडा जाने के लिए, रात की 2 तारीख की फ़्लाइट थी। वो फ़्लाइट इन्होंने पकड़ी नहीं। फैमिली ने सस्पिशन ज़ाहिर किया कि हो सकता है इनके साथ कोई अनहोनी हो गई हो, और उसी सस्पिशन के बेसिस पर ये डेड बॉडी हमने ढूंढने की कोशिश करी। मॉर्निंग में 8:45 पे थाने में एक इत्तला आई जिसमें ये बताया गया कि यहाँ पर स्मेल आ रही है इस फ्लैट से। चेक किया गया तो फ्लैट बाहर से बंद था और अंदर ये डेड बॉडी पड़ी हुई थी इनकी। आप लोगों को क्या कोई कॉल आई थी या कैसे पता चला था कि यहाँ पर एक बॉडी है? ये हमें 8:45 पर थाने के लैंडलाइन नंबर पर एक कॉल आई थी जिससे हमें ये पता चला कि यहाँ पर ये डेड बॉडी है। कौन कौन मुश्तबे लोग हैं, प्राइम सस्पेक्ट कौन लोग हैं कि और किस सिमत में आप लोग जांच कर रहे हैं? प्राइम सस्पेक्ट इसमें हरप्रीत सिंह है जिनका ये रेंटेड फ्लैट है, और उन्हीं को अब हम आगे तफ्तीश में ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ पता लग सका ये जो प्राइम सस्पेक्ट है ये कहाँ है और किस तरीके से ये गायब है? अभी वो तफ्तीश चल रही है। मैम, कुछ और एक और नाम भी सामने आ रहा था, आप बता रहे थे कि कुछ लोग जो है क्वारंटाइन भी किया गया है। हरमीत सिंह नाम का एक सस्पेक्ट और सामने आया है, जो फैमिली ने बताया है कि उसके ऊपर सस्पेशन है, उसको हम वेरीफाई कर रहे हैं। मैम, क्या बॉडी किस तरीके से पाई गई जिसके बाद ये तय हुआ कि ये कोई खुदकुशी नहीं है बल्कि सीधे तौर पर एक मर्डर का मामला है? ये तफ्तीश का विषय है, आगे इसमें तफ्तीश करेंगे, उसके बाद ही हम इसमें क्लैरिफाई कर सकते हैं। बॉडी डिकम्पोज कंडीशन में पाई गई है। तो पुलिस ने सीधे तौर पर हत्या का मामला दर्ज किया है। फिलहाल तफ्तीश जारी है, लेकिन 2 सस्पेक्ट का नाम ज़रूर सामने आया है और वो गायब है। ख़ास तौर से जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया है, जिस तरीके से वो यहाँ रह रहे थे, जिस शख्स ने फ्लैट लिया था, वो खुद यहाँ से गायब है और उसी को प्राइम सस्पेक्ट माना जा रहा है। कैमरामैन फिरोज वानी के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। जम्मू कश्मीर के साबिक एमएलसी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर त्रिलोचन सिंह वजीर की मौत वाक़ हुई है। इनकी लाश आज सुबह नई दिल्ली में उनकी रिहाइशगाह से बरामद हुई। जैसे ही उनकी मौत की खबर सामने आई, जम्मू में समाज के मुख्तलिफ तबकों से वाबस्ता लोग और उनके रिश्तेदार उनकी जम्मू रिहाइशगाह पहुंचे। तिजारत से वाबस्ता कई अफराद ने मारूफ ट्रांसपोर्टर टीएस वजीर की मौत पर दुख का इजहार किया और गमजदा अरकान ख़ानदान के साथ ताज़ियत की। इत्तलात के मुताबिक टीएस वजीर कनाडा जाने के सिलसिले में नई दिल्ली गए थे, जहां आज सुबह उनकी लाश बरामद हुई। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। लोगों ने मुतालबा किया कि उनकी मौत की वजूहात का पता लगाया जाए। इसी दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट करके टीएस वजीर की मौत पर दुख का इजहार किया। वो कोई भी गवर्नमेंट हो, उन्होंने हमेशा अपने लोगों के लिए आवाज़ बुलंद की, लेकिन किस परिस्थितियों में, किस कारणों से उनकी मृत्यु हुई है, ये गवर्नमेंट को चाहिए, इसका खुलासा होना चाहिए। हम यही मांग करते हैं और इस दुख की घड़ी में उनके परिवार के साथ और सिख समाज के साथ मेरी अपील है कि सब शांति बनाए रखें और एक धैर्य बनाए रखें, जिससे कि हम भावपूर्ण श्रद्धांजलि उनको अपनी तरफ से दे सकते हैं। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट करते हुए कहा कि शरीयत से मुताल्लिक उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि बेशतर ममालिक जो शरीयत को बरकरार रखने का दावा करते हैं, वो इसकी हकीकी अक़दार को अपनाने में नाकाम रहे।
पीडीपी सदर ने मजीद कहा कि मदीने की रियासत में मर्द ख़वातीन और अक़लियतों को मसावी हुकूक़ दिए गए थे, यहाँ तक कि ख़वातीन को मिल्कियत समेत दीगर हुकूक़ दिए गए थे। गैर मुस्लिमीन को भी अपने मज़हब पर अमल करने की आज़ादी थी। महबूबा मुफ्ती ने अपने ट्वीट में कहा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली ज़ौजा हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा एक कामयाब कारोबारी खातून थी। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने जंग जमल की क़यादत में थी। उन्होंने कहा कि इस्लामी तारीख़ बाख्तियार ख़वातीन की मिसालों से भरी पड़ी है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि ऐसे वक्त जब मुल्क में इस्लामोफोबिया में इजाफ़ा हो रहा है, अफ़गान बहरान ने इसे मज़ीद वसी कर दिया है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को हमेशा ये साबित करना पड़ता है कि वो पुरतशद्दुद नहीं है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि उनके बयान को उसी तनाजुर में उजागर किया गया है। करनाल में किसानों का एहतजाज जारी है। किसानों के एहतजाज के पेश नज़र करनाल में मोबाइल इंटरनेट खदमात आज रात 12 बजे तक मुअत्तल है। दरअसल इंतज़ामिया और किसानों के बीच बातचीत में कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी है, इसलिए किसानों का एहतजाज जारी है। किसानों के एहतजाज के पेश नज़र करनाल में आज भी मोबाइल इंटरनेट खदमात मुअत्तल हैं। सलामती के पेश नज़र ये फैसला किया गया। और मुल्क भर में किसान परेशान है। मुख्तलिफ रियासतों में धरना और एहतजाज जारी है। करनाल में 3 दिनों से एहतजाज हो रहा है। लखनऊ में भी एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं। दिल्ली के अतराफ में भी किसान धरने पर बैठे हैं। राकेश टिकैत ने न्यूज़ 18 से बातचीत करते हुए कहा कि हुकूमत की जानिब से हर तरह से परेशान करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हम भी हुकूमत के आगे झुकने वाले नहीं हैं। जब तक सरकार नहीं माने और बातचीत वहाँ के प्रशासनिक अधिकारी नहीं करे और उसका समाधान नहीं निकाल लेंगे, जब तक चलता रहेगा। मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने किसानों के बारे में क्या कहा, आइए सुनते हैं। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, उनसे हम बात करते हैं। सर, जिस तरह से करनाल में भी हम देख रहे हैं किसानों का प्रोटेस्ट है वो लगातार जारी है, कैसे देखते हैं सर इसे? देखिए, पहली बात ये कि सरकार ने सभी मुद्दों पर जो भी किसान नेता थे, जो भी सामने आए थे, उनसे बातचीत की। जिस समय शुरू में इनकी शंका थी, आशंकाएं थीं, अफवाहें थीं कि एमएसपी ख़त्म हो रही है, सरकार ने बहुत मजबूती के साथ कहा कि एमएसपी न ख़त्म थी, न ख़त्म है और न ख़त्म होगी। इन्होंने कहा मंडियाँ उड़ जाएंगी, गायब हो जाएंगी। मंडियाँ फल फूल रही हैं। अब दिक्कत यह है कि जो पूरी की पूरी शर्तों के साथ शरारत चल रही है। अब इसका कोई मुद्दा नहीं है, किसी तरह का कोई विषय नहीं है। अभी कल भी एमएसपी बढ़ी। एमएसपी जो है वो अब आज की तारीख में मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं बल्कि मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस बन गई है किसानों के लिए। इसका तो स्वागत होना चाहिए। अब दिक्कत ये नहीं है, दिक्कत ये है कि अगर किसी के दिमाग में राजनीतिक कीड़ा चल रहा हो तो वो इस तरह के माहौल पैदा करने की कोशिश करता है। इसलिए मेरी तो उनसे अभी भी अपील है, जो भी किसान के नाम पर जो लोग भी हैं, कि भैया अपने को इस्तेमाल मत होने दो। किसानों का भला, किसानों का हित मोदी सरकार की प्राथमिकता थी, प्राथमिकता है, प्राथमिकता रहेगी। सर, इसके साथ साथ बात करें सर, कांग्रेस का जिस तरह से आरोप है, उनका कहना है कि सरकार जो है तालिबान के साथ बात कर सकती है लेकिन किसानों के साथ बातचीत नहीं कर रही है। देखो भैया, ये कुंद बुद्धि कांग्रेस है। अब ये कुंद बुद्धि कांग्रेस को भूलने की बहुत आदत है। किसानों के साथ दर्जनों बार चर्चा हुई, ये इनको पता नहीं है। इन्हीं किसानों के साथ जो है, जो इन किसानों को ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट सपोर्ट कर रहे होंगे, इनके साथ कितनी चर्चाएं हुई। कभी सरकार ने जो है वो बातचीत पे नो एंट्री का बोर्ड नहीं लगाया, बातचीत के किसी भी रास्ते को बंद नहीं किया। हमने कभी टकराव का रास्ता नहीं अपनाया, टॉक का रास्ता अपनाया। और देश का हित, देश की सुरक्षा इस सरकार की प्राथमिकता है और देश सुरक्षित हाथों में है, ये बात कांग्रेस भी जानती है। ठीक है, बहुत धन्यवाद। कैमरा पर्सन अपू पाठक के साथ विनीत कुमार, न्यूज़ 18 दिल्ली। दुनिया बदल रही है। बदलती दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना वक्त का तकाजा है। माहौलियाती तब्दीली और फ़ज़ाई आलूदगी के सबब अब क्लीन और ग्रीन तवानाई की जानिब दुनिया तेज़ी से मुतवज्जह हो रही है। ट्रांसपोर्टेशन और आमदरफ्त के वसाइल के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ियों के इस्तेमाल पर पहले से कहीं ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, लेकिन आमदरफ्त के नए वसाइल के लिए बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना एक अहम कदम है।
आज वर्ल्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल डे के मौके पर रिलायंस बीपी ने ब्लू स्मार्ट के साथ पार्टनरशिप का ऐलान किया है, जिसके तहत कौमी सतह पर इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्ज करने के लिए चार्जिंग स्टेशन कायम किए जाएंगे। पार्टनरशिप के तहत दोनों कंपनियां चार्जिंग स्टेशन के क़याम के लिए मनसूबाबंदी, तरक्की और ऑपरेशन पर खास तवज्जो देंगी। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं, तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। खबरनामे में आपका एक बार फिर खैर मकदम है। तेलंगाना हाई कोर्ट ने हैदराबाद के हुसैन सागर में गणेश चतुर्थी के मौके पर गणेश मूर्तियों के विसर्जन पर पाबंदी आयद कर दी है। अदालत ने पीओपी केमिकल से तैयार करदा गणेश मूर्तियों के विसर्जन पर रोक लगाई है। माहौल दोस्त और छोटी मूर्तियों के हुसैन सागर में विसर्जन की इजाज़त दी है। अदालत ने तेलंगाना हुकूमत के साथ साथ ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो रबर डैम्स में ही मूर्तियों के विसर्जन की इजाज़त दें। अदालत ने मूर्तियों के विसर्जन के लिए तालाबों में खुसूसी इंतजामात करने की हिदायत दी है। हाईकोर्ट ने गणेश स्टॉल्स के करीब आवाम के हुजूम को रोकने, दूर दराज से श्रद्धालुओं को हुसैन सागर आने से रोकने पर भी जोर दिया है। हाईकोर्ट ने दशहरा की मूर्तियों के हुसैन सागर में विसर्जन पर पाबंदी लगाई है। गणेश विसर्जन के दिन मुफ्त मास्क तकसीम करने, माहौलियात को आलूदा बनाने वाली मूर्तियों की हौसला अफजाई न करने और रात 10 बजे बाद किसी भी किस्म की सौती आलूदगी नहीं होने की हिदायत दी। हुकूमत से ख्वाहिश की गई कि वो मीडिया के जरिए इसकी बड़े पैमाने पर तशहीर करे। पार्लियामेंट में उसके लिए सवाल उठाया था। ये आपके लोग हैं और आप असदुद्दीन ओवैसी और मजलिस पर उंगलियां उठाते हैं। क्यों नहीं बोले सपा और बीएसपी कांग्रेस वाले कि योगी सरकार ने गैर कानूनी तरीके से बाराबंकी की मस्जिद को शहीद कर दिया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये कहानियां, ये वाकयात आपको उठाने के लिए, बेदार करने के लिए काफी है। मेरी आपसे दरमंदाना अपील है कि समझिए इस बात को, समझिए इस बात को कि अगर आज आप बेदार नहीं होंगे, आप सिर्फ वोट डालते आए इन तमाम लोगों को, मगर क्या कभी आपने सोचा कि आपको क्या मिला? क्या मिला? उत्तर प्रदेश में 60 साल से आप सेकुलरिज्म के नाम पर वोट डालते आए हैं। मैं सेकुलरिज्म के खिलाफ नहीं हूं, मैं उस सेकुलरिज्म के खिलाफ हूं जो पॉलिटिकल सेकुलरिज्म, जो सियासी सेकुलरिज्म है। पूछिए, कभी आप खुद अपने आप से सवाल करिए कि बहुजन समाज हो, कांग्रेस हो, समाजवादी हो, बीजेपी हो, क्या इनके मन से लफ्ज मुसलमान निकलता है? कभी आपने सुना इनके मन से मुसलमान का लफ्ज सुनते हुए? क्यों नहीं बोलते मुसलमान? क्यों नहीं बोलते मुसलमान का नाम क्यों नहीं लेते? क्या भारत के 14% आबादी भारत के अव्वल दर्जे की शहरी नहीं है कि तुम अपनी जबान पर हमारा नाम लेने से कतराते हो? तुम क्यों डरते हो? क्यों शर्मिंदगी महसूस करते हो? यह सवाल मेरा बीजेपी से भी है, सपा से भी है, बीएसपी से भी है। आज ये माहौल बनाकर रख दिया गया कि ये बड़े बड़े लोग जो वोट तो चाहते हैं मगर नाम लेना पसंद नहीं करते मुसलमानों का, और ओवैसी पर उंगलियां उठाते हैं। मैं नाम लूंगा मुसलमानों का जब तक जिंदा रहूंगा। इसलिए क्यों लूंगा बताता हूं। इसलिए कि भारत के कानून के लिहाज से मुसलमान माइनॉरिटी है।
भारत के संविधान आर्टिकल 29 और 30, 29 और 30 के मुताबिक अक़लियतों को हुकूक दिए गए जिसमें मुसलमान शामिल हैं, मगर ये लोग कुछ आवाज नहीं उठाएंगे, खामोश बैठे रहेंगे। अब इलेक्शन आ गया तो सब बड़ी बड़ी मीठी मीठी बातें करेंगे। अरे आवाज तो उठाओ, बात तो करो, मगर लफ्ज मुसलमान का नाम लेना नहीं चाहते। उत्तर प्रदेश के मुस्लिम अक़लियत को मैं ये पैगाम देने आया हूं कि आप वोट डालती हैं, मगर आप नेता कब बनेंगे, आप लीडर कब बनेंगे? क्या बाराबंकी के किसी नौजवान में यह काबिलियत नहीं है कि वो बाराबंकी के मुस्लिम अक़लियत का नेता बनकर उनकी क़ियादत कर सके? आप में काबिलियत नहीं है? क्या आप में काबिलियत नहीं है? मेरे सवाल का जवाब दीजिए आप। क्या आप में हिम्मत नहीं है नेता बनने की? क्या आप डरते हैं किसी से? तो फिर नेता बनो। कब तक ये कैदियों की जंजीरों को देखकर तुम इनको डालते रहोगे? तोड़ो इन जंजीरों को। हम एक आजाद कौम है भारत में। हुक्मरान कोई भी हो, योगी हो, मोदी हो या किसी का हो, मगर वो हुक्मरान है, वो बादशाह नहीं है, वो प्रधानमंत्री है, वो चीफ मिनिस्टर है। हम किसी के गुलाम नहीं हैं। मगर आप डरते क्यों हैं? आपको नजरअंदाज करना पड़ेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यकीनन ये जुल्म की चंद वाकयात मैं आपके सामने रखा हूं, मगर आपको जवाब देना है जमहूरी तरीके से। मैं यहां पर मुझे वाकया याद आ रहा है कि जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की नीलामी हो रही थी मिस्र में, तो एक ज़ईफ बुढ़िया वो भी गई कि हजरत यूसुफ की अलैहिस्सलाम की नीलामी हो रही है। तो लोगों ने कहा तू गरीब है, बुढ़िया है, तेरे पास दौलत नहीं है, तू क्यों जा रही है? तो उस बुढ़िया ने कहा कि मैं इसलिए जा रही हूं कि मैं जानती हूं कि मेरे पास दौलत नहीं है, कुछ नहीं है, मगर मैं अपना नाम उन लोगों में लिखाना चाहती हूं जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को खरीदना चाहते थे, ताकि अल्लाह को मालूम हो जाए कि मैं गई थी वहां पर। आज हम पर जमीन तंग कर दी जाती है मां सिंह के नाम पर, रकबर खान को जलाया गया आग में। तो मुझे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो नमरूद ने आपके लिए आग तैयार की थी, वो आग आसमानों को छू रही थी, और एक चिड़िया थी जिसने अपने तमाम चिड़ियाओं से कहा कि चलो हम अपनी चोंच में पानी लेकर उस नमरूद की आग को बुझाते हैं। तो चिड़ियाओं ने कहा हमारी चोंच इतनी सी, कितना पानी आएगा? आग तो आसमानों को छू रही है, क्या हमारे इतने से पानी से आग बुझेगी? तो उस खूबसूरत चिड़िया ने कहा कि आग बुझती है या नहीं बुझती है मुझे उससे मतलब नहीं है, अल्लाह ने मुझे ये दी है ताकत कि मैं अपनी चोंच में पानी लेकर उस आग पर डालूं तो अल्लाह कबूल कर लेगा उसको। और वो चिड़िया अपने चोंच में पानी लेकर डालती है आग पर, नमरूद की आग पर। अल्लाह को फरमाता है आग को कि आग बंद हो जा मेरे इब्राहिम पर। तो क्यों तुम अपने आप को कमजोर समझते हो? जब एक चिड़िया अपने चोंच में पानी लेकर आग पर डालती है, और अगर अल्लाह राजी होगा तो इंशाअल्लाह ताला ये जालिमों के दरबार, इनके चिराग, इनकी आग सब बुझ जाएगी इंशाअल्लाह। मगर याद रखो, तुमको और हमको कोशिश करना पड़ेगा, कदम उठाना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, जिद्दोजहद करना पड़ेगा, इसार और कुर्बानी के मज़ारे पेश करना पड़ेगा। अपने गरीब दर को आने मत दीजिए। भारत का संविधान आपको अपनी आवाज उठाने की इजाजत देता है। वो संविधान जिसको बाबा साहिब अम्बेडकर ने बनाया था। मेरी इज्जतदार मां और बहनों, मेरे बुजुर्गों, मेरे गयूर नौजवान साथियों, असदुद्दीन ओवैसी आपको ये पैगाम देने आया है कि आप अपनी जमात को मजबूत करिए। मैं चार मीनार की गलियों से निकलकर बाराबंकी के इन गलियों में आया हूं, तो मेरा आने का मकसद अपनी शोहरत या अपनी अना की तस्कीन नहीं है। मेरे आने का बुनियादी मकसद यह है कि आप नेता बने,
आपकी सियासी क़ियादत बने, आप लीडर बने, आपकी लीडरशिप बने, ताकि कल कोई जाकर किसी मस्जिद को बगैर किसी वजह के, कानूनी वजह के शहीद ना कर दे। अगर आपकी आवाज होगी, आपका नुमाइंदा होगा, तो आपके नाइंसाफियों के दौर का खात्मा होगा। छोड़िए इन लोगों की इन बातों को। ये बार बार इल्जाम लगाते हैं समाजवादी के, बीएसपी के लोग, मगर मैं आपको बताना जरूरी समझता हूं कि औरंगाबाद महाराष्ट्र से मंजलिस का एमपी जीता सांसद में, किसने हराया उसको? शिवसेना के एमपी को मंजलिस के उम्मीदवार इम्तियाज जलील साहब ने 21 साल के शिवसेना के एमपी को मंजलिस ने हराया। सारी दुनिया कह रही थी नहीं हरा सकते, मगर औरंगाबाद का मंजलिस का जुनूनी कह रहा था कि अभी तो जंग शुरू हुई है, नतीजा अल्लाह के हाथ में, हम पूरी कोशिश करेंगे, मर मिट जाएंगे। और पूरों ने मेहनत की। इम्तियाज जलील ने शिवसेना के 21 साल के एमपी को हराया। कांग्रेस नहीं हरा पाई वहां पर, समाजवादी पार्टी नहीं हरा पाई वहां पर, बहुजन समाज नहीं हरा पाई। बिहार का इलेक्शन हम लड़े, फिर शुरू हो गए ये तमाम लोग जिनको मैं खव्वाल पार्टी कहता हूं। ये खव्वाल पार्टी आ गई, अपना हारमोनियम, गिटार, तबला लेकर आओ राग में बोलते हैं ओवैसी मुसलमानों के वोट को ले लेगा। क्या मोदी वोट को नहीं ले रहे हैं? क्या योगी हिंदू वोट को नहीं ले रहे हैं? क्या समाजवादी पार्टी हिंदू वोट को नहीं ले रहे हैं? समाजवादी से पूछेंगे तो बोलेंगे हम यादव वोट को लेते हैं। तो यादव क्या मुसलमान है या हिंदू हैं? लेते हैं ना वोट, इसीलिए तो जीते हैं ना यहां पर। ये मैं नहीं कह रहा हूं, दिल्ली में एक ऑर्गेनाइजेशन है CSDS। हमारे मीडिया के लोग सोच रहे होंगे कि मसाला मिल गया 6 बजे से, इसकी शादी करेंगे ओवैसी की। अब तुम नहीं कर सकते, मैं एक में ही परेशान हूं। अब जा रहा हूं, इंतजार में बैठे हैं, 3 दिन का हिसाब देना है हमको। मगर मीडिया के राय मसाला मिल गया। अरे मगर डेटा तो यही बोलता है ना प्यारे, डेटा तो यही बोलता है कि 2019 के चुनाव में बीजेपी एनडीए को 50% हिंदू वोट मिला। कितना मिला? डरो मत बोलो, डरो मत बोलो। और उत्तर प्रदेश के चुनाव में बीएसपी और सपा मिलकर लड़े, तुमने वोट दिया उनको, शर्मा ने हाथ उठाकर वो वोट दिया। कितने मुसलमानों ने वोट दिया सपा बीएसपी को मालूम आपको? 75% दिया। और उत्तर प्रदेश तो इमाम सदर असदुद्दीन ओवैसी बाराबंकी में अवाम से खिताब कर रहे हैं और साथ ही उन्होंने उन तमाम पार्टियों को तनकीद का निशाना बनाया जो मुसलमानों के वोट लेना तो चाहती हैं लेकिन नाम लेना नहीं चाहती, और डेटा भी उन्होंने पेश किया। तो आज इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।